नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी इस कार्यक्रम में किसी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझते हैं, पुराने पन्ने भी पलटते हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, अलग पहचान बनाई है। तो चलिए, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान में विधायक अजय बिश्नोई से। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और एक हॉस्पिटल भी संचालित करते हैं, राजनेता तो आप हैं ही। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य को ठीक करने की जिम्मेदारी भी रही है आप पर, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। ऐसे समय में इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? ठीक है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का काम भी देखा है और 25 साल से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चला रहा हूं, तो स्वयं चिकित्सक नहीं हूं। रहा सवाल वर्तमान चुनौती का, अब ये चुनौती वैश्विक चुनौती बन चुकी है। इस पर काफी चर्चा और बहस की कोई आवश्यकता नहीं बची है। कुल मिला के हर किसी को अब इसके साथ रहना सीखना होगा। अपने को हम कैसे इससे बचा सकते, उस गुरुमंत्र को अपनी गांठ में बांध के, और हमको दैनंदिन जीवन काल को, अपने कार्यविधि को उसके हिसाब से संचालित करना। हम घर में हों या कार्यालय बाहर जा रहे हों, लोगों के बीच में जा रहे हों, तो हमें अपनी सुरक्षा कैसे करना है, इसकी चिंता स्वयं को करना होगी, उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। और जहां तक रहा सवाल जिसके रोगग्रस्त हो चुके मरीजों के इलाज का, तो इलाज भी मैं जानता हूं कि एक निश्चित तरीके से चला करता है, कोई बहुत ज्यादा प्रयोग धर्मी है नहीं इस विषय। आप अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ा सकते हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे अपना सकते हैं, स्वयं के जीवन की जो पद्धति है उसको और सुधार के चल सकते हैं। इसके अलावा जिस समय कभी बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो तुरंत चिकित्सक संपर्क करें। अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो वहां एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आपको इलाज मिलेगा और आपको ठीक होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। इससे अधिक ये चुनौती नहीं। आप क्या कर रहे हैं आजकल? किस तरह से ये जो समय है चुनौती भरा है? एक जनप्रतिनिधि के नाते भी आपकी बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, एक परिवार के नाते भी आपकी जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, तो किस तरह से दोनों में सामने बैठा रहे हैं आप? देखिए, इसमें फुर्सत कोई शक नहीं कि पहले से ज्यादा है। जाति जितनी भी हमारी सक्रियता या गतिविधि है वो ऐसे ही लोगों के साथ में है जिनकी हमें मदद करना है, क्योंकि खासतौर से संक्रमण काल में जो मजदूर बाहर कहीं फंस गए, अनेकों जिलों में, अनेकों प्रदेशों में, उनके लगातार फोन आते रहे, कॉल आते रहे, उनकी मदद करना, उनको ढाढ़स बंधाना, उनको वापस लेके आना, प्रदेश के जिस भी कोने में है वहां से निकालना, देश के जिस भी कोने में है वहां से उनको कोऑर्डिनेट अपनी सरकार के साथ में करवाना, ये किया रही। दूसरा, हमारे को चूंकि एक विधानसभा की भी जवाबदारी है, तो उस विधानसभा में जाना, उधर पर लोग आ रहे हैं, मजदूर लौट के आ रहे हैं, उनके जॉब कार्ड्स वगैरह बनवाना है, पहले से मनरेगा के मजदूरों की काम की फाइलें तैयार हो जाएं, उसकी चिंता करना है। गर्मी उस समय आ चुकी थी, गर्मी के हिसाब से चिंता किया। काफी हमारे यहाँ करीब हमने 6000 ऐसे परिवार चिन्हित किए जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, परंतु उनको मदद की आवश्यकता थी। उनके लिए मैंने 60,000 किलो आटा बनवा के, 10-10 किलो के आटे की पैकिंग बनवा के उनके घर भिजवाया। 20,000 किलो चावल को 3-3, 4-4 किलो की पैकिंग में उनके पास पहुंचाया। अब जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं इंस्टीट्यूशनली, उनको जो छुटपुट चीजों की आवश्यकता रहती है खाने के अलावा, उनके पैकेट अपन बंटवा रहे हैं, एक ही व्यवस्था। दूसरा, गेहूं, इस समय गेहूं के उपार्जन का काम बड़ी तादाद में चल रहा है, समितियां कर रही हैं, साइलोस बैग में हो रहा है। उस समय जो किसानों को आवश्यकता रहती है मदद की, सहयोग की, वो सरकारी मशीनरी के साथ में तालमेल बिठाते हुए उनकी मदद करना। अब इस सब के बाद सरकार तो काम चालू कर चुकी है, नया बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है, हालांकि बजट नहीं आया है, पर उसके बाद भी क्षेत्र में विकास के बहुत से कामों के जो लंबित पड़े हुए थे उनको गति देने के लिए सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी स्वीकृतियां दिलाना, ऐसे ही सब चीजें हैं जिसमें दिन पूरा बीत जाता है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर चूंकि समय घर में रहना पड़ता है, तो जो मैं पहले सिर्फ 100 मिनट सुबह व्यायाम के लिए दिया करता था, प्राणायाम के लिए देता था, अब उसमें शाम को 50-60 मिनट की वॉक और जुड़ गई है, और उसके कारण मन प्रसन्नचित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है।
परिवार के साथ और किस तरह से टाइम बिता रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं, इसलिए कि बहुत ढेर सारा समय है, बहुत लंबे समय बाद परिवार को ये समय मिला होगा। एक जनप्रतिनिधि के नाते आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत ढेर सारे लोगों से संवाद संपर्क रखना होता है। अब ऐसे समय में आप परिवार के साथ हैं, परिवार के लोगों के साथ किस तरह से समय बिता रहे हैं और कैसे अपना वो क्वालिटी टाइम जो है वो आप उनके साथ उपयोग कर रहे हैं? इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूं। हम लोग एक परिसर में 2 भाई रहते हैं जी, और दोनों भाइयों के यहाँ मिलके 11 लोग जी। अब 11 लोग होने के बाद समय बिताने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। शाम के समय बैडमिंटन जम जाता है, सुबह के समय दिन के में कभी जरूर होती है, रात में कभी कैरम जमा लेते हैं, कभी ताश जमा लेते हैं, आपस में बैठ के गपशप हो जाती है। 11 लोगों में किसी का जन्मदिन आ गया तो जन्मदिन मनाने के लिए 11 लोगों की संख्या बहुत है। किसी के विवाह की वर्षगांठ आ गई पर उसकी चर्चा करते हैं, आपस में भी बातचीत करते, चर्चा करते समय पुराने जो पन्ने हैं परिवार के इतिहास के, आपस में नीचे से जिस तरीके से प्रगति की तरफ आगे बढ़े हैं, बच्चों के बचपनों की चर्चा हो जाती है। और वाकई में ये बात सही है कि हम परिवार में एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए हैं इस 2 महीनों में। बिल्कुल, परिवार के ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, परिवार को समय दे रहे हैं और उन लोगों को जो आपके मतदाता हैं या जो आप जिन जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो संपर्क में हैं, वो सारे लोगों की भी आप लगातार मदद कर रहे हैं। उनके साथ भी एक उसी तरह का पारिवारिक माहौल बनाने का आप प्रयास लगातार करते रहे। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। आप जिस घर का जिक्र कर रहे हैं उस घर में मैं कई बार गया हूँ। परिवार के साथ रहते हैं, आपके भाई आपके साथ रहते हैं, परिवार के बाकी सारे लोग रहते हैं, वो भी मैंने देखा है। और एक ऐसे समय में जाहिर है कि जब आपके पास बहुत अधिक समय होता है, वैसे तो व्यस्तताएं बहुत अधिक होती हैं जनप्रतिनिधि की, लेकिन जब आपके पास बहुत अधिक समय होता है तो परिवार क्या रिएक्ट करता है, क्या कहता है? कभी कभी उसे ऐसा भी तो नहीं लगता कि पूरे समय अब आप साथ में है, इसलिए कि आपकी बहुत आदत तो पड़ी नहीं होगी उस? नहीं, परिवार तो वह परिवार एक ही चीज कहता है, वाह वाह क्या बात, सब साथ है जी। और साथ में रहने के लिए कोई ना कोई, इसके अलावा सबकी उस रुचि के अनुसार कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने के लिए भी लोग अपने अपने काम धंधों को जो कर सकते हैं उसकी दिशा में भी हमारे दोनों बेटे सक्रिय रहा करते हैं। अच्छा, मेरी अपनी मजबूरी है और स्वाभाविक आदत भी है कि मैं बहुत ज्यादा देर घर में बैठ नहीं सकता जी। तो हफ्ते में 7 दिन तो नहीं, पर हफ्ते में 4 दिन तो मैं निकल ही पड़ता हूँ और जहां जहां आवश्यक है वहां पे जाके और अपने कामों को संपादित करके आते। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ विधानसभा में 160 ग्राम पंचायत है, हम 160 ग्राम पंचायतों की बैठकें ले चुके हैं और वहां की 2 महीने 3 महीने की जो उनकी आगे क्या कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा बना चुके हैं। हमारे यहाँ 3 नगर पंचायत नगर निगम थे, वो तीनों नगर पंचायतों की भी बैठक मैं कंप्लीट कर चुका हूं और आने वाले 6 महीने तक के लिए हमको किस प्रकार की कार्य योजना बनाना है, क्योंकि आने वाले अभी आज की तारीख में कहीं पर भी चुनी हुई इकाई नहीं है, चुनी हुई इकाई नहीं है तो उसमें प्रशासक है, सीएमओ है और विधायक है। तो इन तीनों के बीच में सामंजस्य बैठा के और हम उसको कार्य की प्रगति विकास न रुके उस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। कल ही वो बैठ के सब पूरी संपादित करके लौटा हूँ और आज बहुत दिनों के बाद पहले दिन संडे मनाने बैठा था, इसी बीच में सुबह से कॉल आ गया हॉस्पिटल का, तो एक कुछ तीमारदारी के लिए मुझको नेशनल हॉस्पिटल अपने अस्पताल जाना पड़ा। जब आप निकलते हैं बाहर घर से तो परिवार के लोगों को चिंता होती होगी, इसलिए कि जबलपुर भी एक ऐसा संवेदनशील ज़िला है जहां संक्रमण है और शुरुआत में जिन ज़िलों में मध्य प्रदेश के ज़िलों में संक्रमण मिला वो उनमें जबलपुर भी एक है। तो फिर ऐसे समय में परिवार किस तरह से चिंता करता है और फिर आप कैसे सावधानी बरतते हैं? शुरू में ज्यादा थी, अब लोगों के व्यवहार में आ गया, पर चलते एक बात पूछ ही लेते हैं, मास्क लिया कि नहीं लिया, सैनिटाइजर गाड़ी में रखा है कि नहीं रखा है, जहां जा रहे हैं जरा लोगों से दूर दूर रहना, ये सब वो हम लोगों को मिलती रहती है, सुझाव मिलते रहते हैं। जब आप जनता के संपर्क में जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो जाहिर है आपको उन्हें अपने से दूर रहने के लिए कहना होता है, खुद को उनसे दूर रखना होता है। और चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का क्या रिएक्शन होता है ऐसे समय? ईमानदारी की बात यह है कि जनता तो करीब से करीब आके बात करना चाहिए, करीब से करीब आके बात करना चाहिए।
अधिक से अधिक हम एक मामले में उसको टोकने में सफल होते हैं जी कि भैया बात शुरू करने के पहले मुंह ढको, जी क्योंकि उसका मुंह ढका होना भी उतना ही आवश्यक है जितना हमारा मुंह ढका होना। जी। तो इससे ज्यादा सावधानी नहीं रख पा रहे हैं। मतलब कोशिश सावधानी की पूरी है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते मजबूरियां है, बिल्कुल मजबूरियां हैं। बिल्कुल। चलिए अजय जी, मैं इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश करता हूँ, पीछे चलता हूँ। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इस बार काफ़ी मतों से आप जीते हैं, जनता ने आपको फिर बहुत मत से जिताया है। लेकिन अगर मैं 2013 के चुनाव की बात करूं, तो अचानक ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कभी आपने उसको सोचा? 2013 का चुनाव में हार गया जी। चुनाव की हार का कारण था ओवर कॉन्फिडेंस जी मेरे से हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जी नेता नरेंद्र सिंह जी तोमर जी दोनों इस बात का एहसास कर रहे थे कि शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। दोनों ने मेरे से कहा कि चुनाव क्षेत्र बदल लीजिए जी। पर मैं अपनी सेवाओं के प्रति इतना ज्यादा आश्वस्त थे आप? मुझको स्वाभाविक रूप से विजय मिलेगी, मेरे को चुनाव हारना नहीं पड़ेगा जी। और इसलिए मैंने जिद पूर्वक अटल में चुनाव लड़ा जी। परंतु हमारे नेता सही थे, हम गलत थे। चुनाव का परिणाम आया तो मैं चुनाव हार गया जी। चुनाव क्यों हार गया इसकी समीक्षा तो अब लगातार 5 साल तक चलती है जी। एक बात जरूर थी कि ज्यादातर लोग ये कहा करते थे आप तो बहुत अच्छे हैं, पर आपके उन कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने के लिए हमने अपने यहाँ क्षेत्र में नहीं दिया था। हमें ये नहीं मालूम था कि आप इसके कारण चुनाव हार जाएंगे। इसके कारण वो अफसोस भी प्रकट किया जी। उसके बाद भी मेरा मन उचट गया उस विधानसभा जी। और मैंने उस विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को घूम घूम के बता दिया था कि भाई अब मैं आपके यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। और मैंने वहां आना जाना भी बंद ही तकरीबन कर दिया था। पर अंत में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि फिर हमारे नेताओं के आपको चुनाव वहीं से लड़ना है, ठीक है मेरे को दूसरा विधानसभा दे दीजिए, मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पर हमारे नेता फिर ठसई थे। उन नेताओं का आकलन था कि नहीं मैं इस चुनाव क्षेत्र में दोबारा उतरूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा। अंतिम दिनों में 8 तारीख को फैसला किया उन्होंने टिकट का, 9 तारीख को आखिरी तारीख थी चुनाव की फॉर्म भरने की। और मुझको खुद आश्चर्य हुआ जब चुनाव भरने के लिए बिना बुलाए क्षेत्र के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता आ गए और उसके बाद चुनाव के लिए जो 14-15 दिन बचे थे वो काम पूरा का पूरा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने क्या कहे जनता ने अपने सर पर उठा लिया। मुझको कुछ करना नहीं पड़ा और ईमानदारी से 14-15 दिन के अंदर 400 गांव में 303 पोलिंग बूथ में पहुंच पाना भी संभव नहीं था। जनता को शायद हमारे पुराने कामों की याद थी, पुराना प्रेम उमड़ के आ गया और उसके कारण में 27-28 हजार वोटों से चुनाव जीत गए। बिल्कुल, एक नौजवान बहुत ही यंग प्रत्याशी जो कांग्रेस आपके सामने जो चुनाव जिसको जनता ने जिता दिया था, क्या लगा आपने उस प्रत्याशी को देखकर? आपको लगा कि नहीं मैं तो जीत ही जाऊंगा, मैंने काम बहुत किया है, लोगों से संपर्क है मेरा बहुत, इस वजह से पिछले चुनाव में ये भी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की आपकी वजह थी? मैंने कहा ना ओवर कॉन्फिडेंस का वजह एक ही थी जी कि चौतरफा विकास हुआ था, ढेरों काम हुए थे, मैं सतत वहां के संपर्क में था जी। सप्ताह में कम से कम 4 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में दिया करता था जी। उसके कारण मेरे को विश्वास था हम चुनाव जीत जाए जी। परंतु जब बाद में चुनाव के बाद उन्होंने कहा साहब आपका फला प्रतिनिधि ने ज्यादती करी जी, आपके फला कार्यकर्ता ने हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया, उसके कारण हमने आपको वोट नहीं दी। अब ये तो बात बीती हो गई। अब ये बात ठीक है कि उन सब समीक्षाओं के कारण अब आने वाले समय में अब जो पिछला 1 साल गुजरा है मैं हर कदम संभल के रख रहा हूं और जैसा जनता अपेक्षा करती है जी वैसा व्यवहार करने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल, जाहिर है वो दौर जो था वो आपका वो दौर मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। आपके 93 से चुनाव लड़ने के सिलसिले को, आपके मंत्री रहने को, उन क्षेत्रों में आपके प्रभारी मंत्री रहने को जहां मेरे पत्रकारिता की सक्रियता रही है, मैंने बहुत नज़दीक से उन सारी चीज़ों को देखा। और जाहिर है जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2013 का, तो किसी को ये विश्वास नहीं था। आपके जो बीच के लोग थे उनके प्रति लोगों में बहुत नाखुशी थी। इस पर भी मेरी आपकी भी व्यक्तिगत चर्चा हुई है। लेकिन
इस तरह से नतीजे आएंगे, वाकई बहुत चौंकाने वाले थे उस दौर में। अब एक बार फिर आप बहुत बड़े कद के नेता हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में भी आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से भी आपके लंबे समय तक संपर्क रहे हैं, उनके साथ ही आपने राजनीति भी शुरू की है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उसको लेकर बहुत चर्चा है, और चर्चा ये होती है जिनके नाम आते हैं उनमें आपका भी नाम है। तो कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए साहब, हम लोगों को जनता जिस हिसाब से निर्णय दिया था और हम लोग विरोध में जाके बैठे थे, अब हम समझ गए थे कि हमको सरकार में आने के लिए 60 महीने इंतजार करना, पर कांग्रेस की अपनी अंदरूनी उठापटक के कारण वो इंतजार घट के 15 महीने का हो गया। पर इसी बीच में कोरोना आ गया और लॉकडाउन आ गया, तो इस कोरोना और लॉकडाउन के कारण इंतजार बढ़ के 15 का 16 और 16 का 17 महीने हो गया। इसलिए कोई बहुत ज्यादा परेशानी में अब नहीं है। इंतजार हमें आज भी जानते हैं कि 60 महीने से काफी कम का हमको करना पड़ रहा है। रहा सवाल मंत्रिमंडल के गठन का, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, यदि मंत्रिमंडल के गठन का समय हो तो चर्चा स्वाभाविक रूप से उस बारे में होती है। नाम लोगों के उछलते हैं, नाम उछलते हैं और फैसले होने में दोनों के बीच में काफी अंतर है। निर्णय जब हो जाए तभी उसको अंतिम स्वरूप मान के चलना चाहिए और तब तक प्रतीक्षा करना चाहिए धैर्य के साथ। चलिए, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना चाहिए। आप महाकौशल के बड़े नेता हैं। एक दौर ऐसा भी था, हमने देखा है बहुत नज़दीक से, कि ये महसूस किया जाता था कि अगर सरकार में कोई चीज़ होगी तो वो अजय बिश्नोई के दर से गुजर कर ही जाएगी। आपने पहला चुनाव 1993 में लड़ा था, क्या हुआ था? बहुत मामूली मतों के अंतर से आप वो चुनाव आपके हाथ से निकल गया था। वही शहर में आप बहुत सक्रिय थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव लड़ा था, मझौली विधानसभा था। हेलो जी जी, हाँ, ये बात ठीक है। 1993 में जब पहली बार मेरे को विधानसभा का चुनाव का टिकट दिया गया, आपको स्मरण हो जी, तो उस समय वो काल था जिस समय पहली बार और शायद आखिरी बार बीजेपी ने प्रत्याशियों से आवेदन बुलवाए कि आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन कौन टिकट चाहता है। हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक लोगों ने टिकट के आवेदन दिए। मैं चूंकि जबलपुर का मध्य विधानसभा क्षेत्र का नागरिक हूँ, उस समय का नागरिक था, अब तो पश्चिम विधानसभा में आ गया। मेरा जन्म वहीं पर हुआ, मेरी सक्रियता वहीं पर रही है, तो मैंने स्वाभाविक रूप से आवेदन दिया था कि मुझको मध्य विधानसभा का टिकट दिया। मझौली विधानसभा के लिए तो मैंने आवेदन भी नहीं दिया था। मझौली विधानसभा की सीमाओं को भी मैं नहीं जानता था, मझौली विधानसभा से मेरा कोई लेना देना। पर अचानक पार्टी ने फैसला किया और मुझको मझौली विधानसभा से चुनने के लिए निर्देशित किया। पार्टी का निर्देश था, कुल मिला के 1 महीने का समय मिला, मैं चुनाव के मैदान में उतर गया। उसकी भौगोलिक सीमाओं को समझते समझते ही समय निकल गया 30 दिन का, और चुनाव पूरा हो गया। और उस समय बैलेट पेपर का समय, मेरे को जनता का अच्छा आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा था। शुरुआती विरोध था कि मैं बाहरी व्यक्ति हूं, पर वो बाहरी व्यक्ति के विरोध को मैंने किसी तरीके से अपने समर्थन में ढाल लिया, और उसके कारण जिस समय चुनाव में वोट पड़े तो वोटों की काउंटिंग के समय मैं चुनाव में पिछड़ा जरूर से चुनाव हारा, परंतु 1100 मत ऐसे थे जिन मतपत्रों पे जय श्री राम लिखा हुआ था, जिसके कारण कि वो हमारे के मतपत्र रिजेक्ट हो गए। तो हम जीत के भी चुनाव हार गए जी। वो जीत के वो चुनाव हारने के बाद क्योंकि मेरी सक्रियता फिर उस विधानसभा में लगातार बनी रही, तो इसके बाद का जो 5 साल का चुनाव था वो मैं बहुत सहज तरीके से 23,000 वोटों के साथ जीत। बिल्कुल है, वो श्री राम का नारा जो है, वो जो एक जोश भरता है, जो एक आस्था का भी केंद्र है, वो नारा जो है वो आपकी हार का कारण बन गया। अजय जी, मैंने कहा ना, क्या वो नारा तो अपनी जगह उत्साह करता था, उत्साह भरता था, और उसी के कारण, उत्साह के कारण वातावरण था जी। पर इसमें अति उत्साह के जी, बहुत से नौजवान लोगों ने शायद अति उत्साह में जाके जी और बैलेट पेपर के ऊपर भी जय श्री राम लिखा। उनको ये नहीं मालूम था कि उनका ये अति उत्साह इतना ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो जाए। बिल्कुल, उस जिस चुनाव का मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ वो चुनाव भी मुझे याद है।
बड़े बड़े कटाव, आप तो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। जी जी, छतरपुर से लेके और आज तक, और उसके पहले से भी लंबे समय से। वो जो मैंने आपका वो चुनाव देखा था, बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े कटआउट, शायद उन ग्रामीण क्षेत्र में शायद वो पहली बार उस तरह से, उस अंदाज में चुनाव आपने लड़ा था। और एक युवा, आप एक नौजवान नेता थे उस दौर में, और आपने वो चुनाव लड़ा था। और जाहिर है कि वो चुनाव बहुत बहुत कड़ा चुनाव था, बहुत टक्कर का चुनाव था, और आपने वो करके भी दिखाया था। आप मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, लोक निर्माण मंत्री भी थे, और स्वास्थ्य मंत्री रहते आपने कई बड़े काम किए। क्या याद करना चाहेंगे उसमें से? अनेक योजनाएं थी। स्वास्थ्य, खासतौर से स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ मेरे पास मेडिकल एजुकेशन का जी 46 साल के लंबे इतिहास के बाद प्रदेश में एक और मेडिकल कॉलेज, सागर का मेडिकल कॉलेज मेरे कार्यकाल के दौरान प्रारंभ हो पाया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जहां 700 800 बेड थे, वहां नर्सिंग स्ट्रेंथ सिर्फ 100 हुआ करते थे, और भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी। तो वहां के नर्सिंग स्टाफ की बढ़ोतरी करके 100 से हमने सीधे 600 कर दिया। बहुत जगह मेडिकल में हमारे पास जो है लेक्चरर्स नहीं थे, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं थे, प्रोफेसर्स नहीं थे, संविदा पर लोग काम कर रहे थे। तो उन संविदा वालों को रेगुलर करने का काम, आयुर्वेदिक कॉलेज में लोग करने का काम, होम्योपैथिक कॉलेज में काम करने का व्यवस्था थी, वो सारी व्यवस्था में इसको। इसी प्रकार से स्वास्थ्य में अनेकों जगह, आप ये आश्चर्य करेंगे, उस दौरान मेरे को देख के आश्चर्य हुआ कि ग्वालियर में जिला अस्पताल नहीं था, रीवा में जिला अस्पताल, जहां जिला अस्पताल नहीं थे जिला अस्पताल खुले, नए सिविल अस्पताल बनाए, ढेरों नई CSC PSC खोली, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले। जननी जो अपने जननी मुझे 108 के जी भूल रहा हूं, जननी एक्सप्रेस जी, जननी एक्सप्रेस की शुरुआत मैंने अपने विधानसभा में प्रयोग के तौर पे जी, और वो प्रयोग सफल हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश को उसको लागू किया। और जब हमने मध्य प्रदेश में लागू किया तो उसका देखा देखी पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो जननी एक्सप्रेस की शुरुआत जी। एक नहीं अनेकों ऐसे काम उस दौरान थे। दवा की खरीदी जिस तरीके से हमने व्यवस्थित करी, जिसको तरीके से पारदर्शी ढंग से किया कि स्टोर कीपर से लेकर मंत्री तक किसी के खाने कमाने की गुंजाइश वहां से समाप्त कर, वो अपने उसके कारण हमारी जो बेस्ट कंपनियां थी, उस बेस्ट कंपनियों की बेस्ट दवाइयां जो पहले कभी आती नहीं थी मध्य प्रदेश में, वो 20-20% कम रेट पर हमको उपलब्ध होने लगी। और इतनी अधिक दवाइयां उपलब्ध हो गई, उस समय अखबारों में ये खबरें छपा करती थी कि जिला अस्पताल के आसपास के क्षेत्रों में दवाई लोगों ने फेंक कर चले गए। इतनी अधिक दवाइयों की उपलब्धता हमने सुनिश्चित कर। एक नहीं अनेकों ऐसे कार्यकाल और काम थे उस समय, जिनको याद करना चाहूं तो एक छोटे से इंटरव्यू में उसके लिए बिल्कुल समय कम पड़ जाएगा, नहीं है, पर लंबे समय तक बातचीत करने के लिए उसके लिए गुंजाइश चाहिए। संभव नहीं है। यही दवा चले तो हाल है उस समय के जो जी मोबाइल हॉस्पिटल की हमने शुरुआत होती जी। लेकिन यही जो दवा है, दवा खरीदारी, इसने आपको विवादों में भी घेरा, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे, और पार्टी के अंदर कई तरह की कलह भी सामने आने लगी थी। पार्टी के अंदर की कलह की तो मुझको कोई ऐसी स्मरण नहीं है जी। ये बात ठीक है कि दवा खरीदी के मामले में जिनके निहित स्वार्थ इसमें प्रभावित हो रहे थे, मैंने आपसे कहा ना, किसी के कमीशन और दलाली की व्यवस्था खत्म कर दी। पूरी दवा खरीदी में स्वास्थ्य मंत्री के दस्तखतों की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, उसका कोई रोल ही खत्म कर दिया था उस तारीख। परंतु उसके बावजूद भी जिनके निहित स्वार्थ प्रभावित हो रहे थे, उस तरीके से कुछ इस तरीके से चक्रव्यूह रचना हुई कि छींटे मेरे ऊपर पड़े और मुझको इस्तीफा देके स्वास्थ्य मंत्री पद से विदा होना। अच्छा जी, और पीछे चलते हैं। ये बीजेपी की तरफ कैसे आकर्षण आपका बढ़ा? आप तो लोहिया के साथ आपने छात्र जीवन से इन चीज़ों को शुरू किया था, लेकिन फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक का वो जो आपका सफ़र है, वो कैसे आपको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है, ये कैसे, क्यों लगा? नहीं, मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं जी। मैं कभी भी किसी भी विचारधारा के साथ कॉलेज के लाइफ तक, जीवन तक नहीं बढ़ा जी। मैं अपना इंडिपेंडेंट छात्र नेता था जी।
और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश का अकेला विश्वविद्यालय था जी। और इसके कॉलेज बिलासपुर में भी थे, रायपुर में भी थे, रीवा में भी था, इंदौर में भी था, ग्वालियर में भी था, सीहोर में भी था, जबलपुर में भी था। मैं सभी जगह हुआ करता था, छात्र नेता के रूप में जाया करता था। मेरी अपनी इंडिपेंडेंट एक पहचान। एक वाइस चांसलर थे, कुलपति थे चंद्रशेखर ठाकुर जो बिहार से आए थे, और सत्यानंद सिन्हा जी उस समय बिहार से आए हुए गवर्नर हमारे यहाँ थे। उन दोनों की संगम नीति के खिलाफ मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो उस कुलपति को वहां से विदा किया 74 आज के आते आते हुए। जो है जयप्रकाश जी का आभार, तो मैंने सीधे उस जयप्रकाश जी की यात्रा करते उसको मीसाबंदी बना के जेल में मक्का दिया। तो 26 जून से लेके और जनवरी जो है 1977 तक लगातार ये 19 महीने अलग अलग जेलों में रहा। जबलपुर जेल, फिर जबलपुर जेल आ गया, जबलपुर जेल से फिर जावरा जेल से फिर जबलपुर जेल आ गया। इस दौरान जिन लोगों के साथ रहने का मौका मिला, अधिकांश उसमें से जनसंघ के छत्रप नेता थे, आरएसएस के लोग। जनसंघ और आरएसएस के लोगों से वहां जो करीबियां बनी, उसके कारण जब बाद में आके हम लोग 1977 में जनता पार्टी बनाई, फिर हम लोगों ने जनता युवा मोर्चा बनाया, तो मैं स्वाभाविक रूप से जनसंघ के लोगों के पक्ष में। जिस समय जनता युवा मोर्चे में टूट फूट पैदा हुई और समाजवादी लोगों ने, लोहियावादी लोगों ने युवा जनता अलग बनाई, तो मैं युवा जनता के साथ नहीं गया, मैं जनता युवा मोर्चे के साथ में खड़ा रहा। तो बाद में जब जनता पार्टी टूटी और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो मैं भी तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था और भारतीय जनता युवा मोर्चे के साथ था। तो यदि पहली मेरी कोई विचारधारा वाली यात्रा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो तत्कालीन जनसंघ है, और आज तक मैं उसी के साथ जुड़ा हुआ हूं। कभी भी मेरे को कोई विचारधारा के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ी, बदलने की आवश्यकता नहीं हुई। अजय जी, एक आखिरी सवाल है। अजय बिश्नोई जिस तरह से रहते हैं, सुदर्शन व्यक्तित्व, बहुत स्मार्ट से, मैंने आपको तो उस युवा अवस्था में देखा है, मैं तो बहुत ही यंग था, छात्र था, और लेकिन अजय बिश्नोई को मैंने कभी बाल डाई करते हुए नहीं देखा, इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा। सफ़ेद हो रहे हैं तो होने दो। आपको नहीं लगा अन्य लोगों की तरह कि थोड़ा रंग रोगन हो जाना चाहिए, इसलिए कि पब्लिक फील्ड में है, जनता के बीच में है, अभी तो बहुत उम्र भी नहीं है, और बाल पहले उम्र से पहले कुछ सफ़ेद से हो गए हैं, सफ़ेदी आ गई है, चांदी जैसे हो गए हैं, तो इसको कुछ रंग कर लिया जाए? ऐसा है कि हमारे यहाँ पर ये फैमिली की पहचान है जी। बहुत कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं जी। मुझको अभी कभी याद नहीं कि मैंने अपने पिताजी के अपने स्मरण शक्ति में काले बाल देखे हो जी। तो बहुत कम उम्र में युवा मोर्चे के जमाने में मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए जी। और नकली आवरण नहीं दिखाना चाहिए लोगों को जी। ये मेरे सहज स्वभाव का हिस्सा है। पर मेरे को लगता था बाल यदि हम काले करके जा रहे हैं तो वो नकली आवरण को हम स्वयं प्रदर्शित कर रहे हैं जी। इससे हमें बचना चाहिए। फिर जिस तरीके की राजनीति बाल था उस समय काले बालों का कोई ऐसा और सफेद बालों की कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, बल्कि मैं एक बात बालों के रंग पर 1990 में सभा के टिकट के समय मेरी टिकट तकरीबन फाइनल होने की स्थिति में आ गई थी। माननीय प्रमोद महाजन जी ने मेरे से कहा कि यार पहली बार मैंने देखा है कि किसी के काले बाल उसके टिकट के आड़े आ गए जी। आखिरी समय में अटल जी ने कहा यार अजय तो बहुत अच्छा लड़का है, तो इसको फिर कभी मौका दे देंगे एक बार बाबूराव और जी। मतलब वो युवा अवस्था की वजह से, और ये नुकसान मैंने झेला है जी। और सफेद का फायदा हुआ है। घर में परिवार में नहीं कहा गया जी, परिवार में नहीं कहा गया कभी कि अभी तो बहुत आपकी उम्र नहीं है, कब थोड़ा बहुत रंग कर ले, कभी इस तरह की कोई नहीं, कभी नहीं। मेरे व्यवहार से चूंकि मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे से परिचित हैं जी कि मैं किसी नकली आवरण में अपने आप को ढालता नहीं हूँ, जो अंदर है वही बाहर है जी। बल्कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं बेबाक व्यक्तित्व है मेरा जी। मैं बेबाकी के साथ जो अंतर मन में होता है उसको बोल देता हूँ, तो उसके कारण लोग मेरे को कई बार ये भी कहते हैं कि ये बहुत मुंहफट है। मुंहफट होने के भी मेरे को कई बार बहुत नुकसान उठाना पड़े हैं, पर क्या करूं, अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को मैं आज तक बदल नहीं पाया हूं। नाम चर्चा में है, मंत्री आप बन सकते हैं, इस तरह के कयास भी बहुत तेज़ी के साथ लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग दावे भी करते हैं,
सरकार का जो वर्तमान में कामकाज है खासतौर से किसानों को लेकर, और दूसरा सिंधिया समर्थकों को शामिल करने को लेकर, उसको लेकर बड़ी ऊहापोह है। किसान कर्ज माफ़ी जो है एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के सामने है। कर्ज माफ़ी होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर बहुत तरह के सवाल हैं। सिंधिया समर्थकों को शामिल करने को लेकर भी बहुत तरह के सवाल हैं। आपके ही अपने बहुत ढेर सारे साथी पिछड़ जाएंगे इन सारी तरह की चीज़ों में। आपकी क्या राय है इन दोनों चीज़ों में? देखिए, जहां तक सवाल है सिंधिया समर्थकों को शामिल करना, निश्चित रूप से उनको शामिल होना चाहिए। उनके बलिदान के कारण ही आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। अब यदि बलिदान करने का समय है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बलिदान करेगा। तो जो तालमेल बनाएंगे हमारे केंद्र के नेता, हमारे प्रदेश के नेता, उसको सहज रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए। हमको एक बार कांग्रेस के अंधेरे राज्य से प्रदेश को मुक्त करने का मौका मिला है। ये मौका जिन लोगों के कारण मिला है उन लोगों को निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाए। कर्ज माफी का जहां तक सवाल, कर्ज माफी की चुनौती कांग्रेस की सरकार के सामने थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार कर्ज माफी के वादे के साथ में, और वो वादा अपना पूरा नहीं कर पाए, ये सबको पता है। और वो वादा पूरा नहीं कर पाए तो आज पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस कि वो वादा का ढोल भाजपा के गले में लटका दे और वो उसको बजाती रह जाए। और वो कोशिश कर रहे हैं और लोगों को सब जवाब दिखा रहे हैं कि आने वाले चुनाव के बाद फिर से 15 अगस्त को कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे। वो इस गलतफहमी में अपने लोगों को, सामान्य सा अंक गणित है कि बहुमत के लिए 116 विधानसभा के विधायक चाहिए। आज की तारीख में कांग्रेस के पास 92 विधायक, 24 उपचुनाव। यदि 116 का आंकड़ा छूना है कांग्रेस को तो 24 के 24 जीतना होंगे, जबकि भाजपा के पास 107 विधायक हैं। 24 में से यदि 9 सीट भी हम जीत गए तो भी सरकार हमारी बनी रहेगी। वस्तुस्थिति यह है कि वातावरण मैदानी जो दिख रहा है उसमें हम 15-16 से ज्यादा सीटें चुनाव के रूप में जीतेंगे और पूर्ण 3.5 साल तक चलेगी। परंतु उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को भुलावे में इसलिए रखना चाहती है कि कहीं वो सिंधिया के साथ ना चले जाएं, वो कहीं पार्टी छोड़ के ना भगे। इसलिए वो बार बार दावे करती है कि हम फिर सरकार में आने वाले हैं, हम फिर सरकार में। जिस वचन अंक गणित मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 में से 24 सीट वो जीत जाए। जिस वचन पत्र को लेकर सिंधिया सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, अब आप कर्ज माफ नहीं करेंगे तो ये बड़ी चुनौती नहीं होगी आपके सामने? सिंधिया फिर नाखुश हो जाएंगे? देखिए, सिंधिया जी ने जिस बातों को लेकर लड़े हैं वो वादा किसने किया था? कमलनाथ जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, राहुल गांधी ने किया था। उस समय सिंधिया भी किया उस वादे को उनको याद दिलाना उनका काम था। पर आज जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं तब भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से जब वो इस चीज को देखेंगे कि भाई हमने सिर्फ वादा नहीं किया, हमने तो किसानों का भविष्य बना के रख दिया। जिस अंधकार में दिग्विजय सिंह जी ने लाके खड़ा कर दिया था प्रदेश को और किसान को, उससे निकाल के बहुत ऊपर की परिस्थिति में लाके कि हमारी किसानों से जो नीतियां थी उसके कारण हमने किसानों को बहुत संपन्न बना दिया है। अब उसके बाद सिंधिया जी क्या मत रखेंगे मैं नहीं जानता। वो रखेंगे तो हमारे उचित ऊपर के नेताओं के साथ रखेंगे और ऊपर के नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद में जो कुछ भी घोषणा पत्र बनेगा वो घोषणा पत्र पर अमल होगा, ये मुझको विश्वास। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय बिश्नोई। आपने देखा एक ऐसे नेता जो बहुत युवावस्था में, जिन्होंने लोकसभा चुनाव जिन्हें मिल रहा था और ये कहकर टाल दिया गया कि अभी तुम बहुत युवा हो, बहुत आगे जाना है। चुनाव की राजनीति में भी कभी हार कभी जीत, और हर बार उनकी हार जीत ने चौंकाया ही है लोगों को। कभी जय श्री राम बैलेट पेपर पे लिखा हुआ था और वो उन मतों से भी अधिक था, उन मतों से जिन मतों से वो हार गए। फिर एक ऐसे युवा नेता के साथ चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, अपने लोगों के वजह से, अपने लोगों के प्रति जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी थी उनकी वजह से। और नेतृत्व ने समझाया था कि कहीं और से चुनाव लड़ लो, लेकिन वो माने नहीं, हट किया और उसके नतीजे उनके अनुकूल नहीं रहे, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। वो कह रहे हैं कि ये जो समय है, ऐसे समय में जिम्मेदारी मिलेगी तो उसे बेहतर निभाएंगे, और ये नेतृत्व बेहतर समझता है। ये नेतृत्व का काम है कि उसे अपनी टीम में किसे रखना है, और जाहिर है सिंधिया समर्थकों का बलिदान बड़ा है तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। कर्ज माफ़ी कांग्रेस का मुद्दा था,
तो कांग्रेस समझे अब तो सरकार बीजेपी की है, सिंधिया क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ये हाईकमान के साथ संपर्क और संवाद होगा। लेकिन सिंधिया ने तो उस समय सड़कों पर उतरने के लिए इसलिए कहा था कि वो याद दिलाना चाहते थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, कमलनाथ ने क्या कहा। साथ ही वो इस समय खाली समय में लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों के साथ आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जनता के साथ बहुत डिस्टेंस नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि कोशिश करनी चाहिए कि सावधानी बरतें, लेकिन जनता बहुत पास आना चाहती है और आप उसे दूर नहीं कर सकते। तो ये एक जोखिम भी है। परिवार के लोग कहते हैं कि सैनिटाइज़र रखो, मास्क पहन कर जाओ, वो चिंता भी करते हैं। ऐसे समय में वो अपना परिवार को भी बहुत सा समय दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते उन्होंने कई तरह के नए प्रयोग किए थे जो अब देश में लागू हैं। ऐसे समय में वो विवादों में भी फंसे, उन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ढेर सारे लोगों के कमीशन या बहुत ढेर सारे लोगों के नुकसान कर दिया था, उनके हितों के वो आड़े आ गए थे, इसलिए उनको इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव वो लगातार लड़ते रहे, कभी हारते रहे, कभी जीतते रहे। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए।